हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ई कैट एम डी कैट की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप मज़ीद अपने MCQs की प्रैक्टिस को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है 6000 प्लस क्वेश्चंस MCQs बैंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए चले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या है? बेसिकली अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द रेगुलर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि यूज़ होती है स्पेसिफाई द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस, जो कि बेसिकली बॉडी की पोजीशन को बताती है। ठीक है, इन स्पेस में, तो ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और एक को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है। तो अगर हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि हमारे पास मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। और एट रेस्ट, या वो रुकी हुई होती है। ठीक है, हैविंग नो एक्सेलरेशन। ठीक है, जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ए है वो यहाँ पर ज़ीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होगी। इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉ आर वैलिड। ठीक है, इस फ्रेम में न्यूटन्स के तमाम लॉज वैलिड होते हैं। ठीक है, हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि मूव करती है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट, ओके। नाउ हमारे पास अब है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब हम देखते हैं कि भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो theory of relativity proposed that all inertial frame of reference are equivalent for the statement and description of physical laws। ठीक है, हमारे पास जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो ये कहती है कि inertial frame of reference are equivalent for the statement and description of physical laws। ठीक है, हमारे पास जो बेसिकली फिजिकल लॉज हैं वो वैलिड होते हैं और हमारे पास इसके तीन पोस्टुलेट हैं। द थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी आर, ठीक है, नंबर वन हमारे पास है ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट। हमारे पास जो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास जो फिजिक्स के लॉज हैं वो वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो कि हमारे पास मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर के इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो डिपेंड नहीं करती है। राइट, एंड द सोर्स। पॉइंट नंबर 3 ये है कि द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर, हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बेसिकली तीन है, जिसमें से हमारे पास एक है मास वेरिएशन, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। सही है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मास वेरिएशन की तो हमारे पास है दिस वन। ठीक है, दिस वन इज मास वेरिएशन। इफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम इनफाइनाइट। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि उस बॉडी की जो रफ्तार है उसकी वेलोसिटी है वो कंपेरेबल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है बेसिकली वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो आए चलें इसको हम देखते हैं किस तरह से ये होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि इस v की जगह पर हम बेसिकली c पुट करते हैं। ये हमारे पास जो बेसिकली v है ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट, सपोज डैट कि यहाँ पर हम अगर c पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखें और से, तो ये बनेगा c स्क्वायर। ठीक है, v की जगह पर हमने पुट करना है c। ठीक है, दिस c, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे c तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 माइनस 1 0। ठीक है ना, रूट 0 आ जाएगा और रूट 0 हमारे पास क्या होता है? बेसिकली 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो m है वो बराबर आ जाएगा m नॉट ओवर 0 के। तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है? बेसिकली इन्फिनिटी। यस, तो मास जो है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट।
इट्स मास बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है, तो मास जो है बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, वो ये कि यहाँ पर एम नॉट हमारे पास है रेस्ट मास और एम हमारे पास है रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, इस एम को पढ़ते हैं हम लोग रिलेटिविस्टिक मास, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देख लें कि एम हमारे पास जो है जिसको हम कह रहे हैं रिलेटिविस्टिक मास, ये रिलेटिविस्टिक मास जो है हमारे पास ज़्यादा होगा रेस्ट मास से। ठीक है, एम नॉट से ज़्यादा होगा, राइट। 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर। ठीक है, लॉरेंट्ज फैक्टर पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फैक्टर। अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ लॉरेंट्ज फैक्टर जो है वो डिवाइड में आता है तो जो आंसर है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, राइट। नाउ एन apparent contraction of length is observed when there is a relative motion between observer and the object when the object move with constant object move with velocity of light। ठीक है ना, their length appears to be zero। तो अगर हम यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो कंपैरेबल है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो कंपैरेबल है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो इस केस में जो है वो लेंथ ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखें, अपेरेंट लेंथ हमारे पास बेसिकली ये एल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पुट करें v की जगह पर c, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, जो कि हमारे पास कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 0। तो रूट 0 हमारे पास क्या आता है, 0। अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई हुआ तो l हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से जो लेंथ हमारे पास है वो 0 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये लॉरेंट्ज फैक्टर है ये कहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब ये है कि लॉरेंट्ज फैक्टर जब मल्टीप्लाई होगा किसी भी क्वांटिटी के साथ, जो रिजल्ट है वो हमेशा कम मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपीयर्स टू बी 0। फॉर एवर ऑब्जर्वर हिज ओन क्लॉक इन हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस रन फास्टर। ठीक है ना, एक ऑब्जर्वर की जो अपनी घड़ी है, क्लॉक है, अपनी ही फ्रेम है, वो मूव करती है फास्टर देन डू अदर क्लॉक्स विच आर मूविंग रिलेटिव टू द हैम। ठीक है, उसके मुकाबले में जो कि उसके करीब आ रही है, जो ऑब्जर्वर से करीब आ रही है। द टाइम डायलेशन प्रिंसिपल, तो टाइम डायलेशन प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, तो टाइम डायलेशन प्रिंसिपल हमारे पास बेसिकली यहाँ पर है, ठीक है, कि t इज इक्वल्स टी नॉट, ठीक है, ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। इस टाइम को कहते हैं हम लोग, जो हमारे पास यहाँ पर t है, स्मॉल t, इसको हम कहते हैं, ठीक है, टाइम इन मूविंग फ्रेम, और ये होता है बेसिकली हमारे पास टाइम इन रेस्ट फ्रेम। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी जो हमारे पास लॉरेंट्ज फैक्टर है वो कहाँ पर है, डिवाइड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है रिजल्ट, ये हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि टी यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर होगा टी नॉट से, और यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है, ठीक है, ये स्मॉल होगा एल नॉट से। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से याद रखना है इन द फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फैक्टर। अगर लॉरेंट्ज फैक्टर डिवाइड में आएगा तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा आपको, राइट। और अगर लॉरेंट्ज फैक्टर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आपके पास रिजल्ट है लाइक यहाँ पर एल, वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा, है ना, और इवन इट अपीयर्स टू बी 0। नाउ वी हैव मास रिलेशनशिप, ठीक है ना, जिसको पेश किया है आइंस्टाइन ने। तो इसको हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है, इट मास इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट एनर्जी एज गिवन है। जो उसका मास है बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी में, राइट। एनर्जी ये मास है, ये कहलाता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। तो सिंपल इस फॉर्मूले में आप पुट करके आप इक्विवेलेंस देख सकते हैं, राइट। मास एनर्जी इक्विवेलेंसी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास आगे
है बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और फिर कुछ लॉज। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ब्लैक बॉडी की जानिब कि ब्लैक बॉडी बेसिकली हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्लैक बॉडी की बात करें तो अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच कैन एब्जॉर्ब, ठीक है ना, ऑल द रेडिएशंस, जो कि तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, डेट फॉल ऑन इट, ठीक है ना, जो इसके ऊपर आकर पड़ती है या फॉल होती है, ठीक है ना। देन रेडिएट दिस रेडिएशंस बैक अगेन, और ये रेडिएशन को हमारे पास जो है वो वापस भेजती है। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज़ एमिसिव पावर ऑफ यूनिटी, सही, अगर हमारे पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसकी जो एमिसिव पावर है वो 1 के बराबर यानी कि 100% है, राइट। अब कुछ लॉस हमारे पास हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहती है, स्टेट्स दैट द वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम रेडिएशन इज रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द ब्लैक बॉडी। अगर हम वेवलेंथ रेडिएशन की वेवलेंथ को अगर हम रिलेट कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ, देखिए ना, ब्लैक बॉडी की, तो बेसिकली T जो है प्रोपोर्शनल है हमारे पास 1 लैम्डा मैक्सिमम के। तो इस रिलेशन को बेसिकली वेन्स ने बताया था, तभी हम कहते हैं कि ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है। और अगर हम जाहिर बात है यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक कांस्टेंट, चलें इसको हम इस तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट डिवाइड बाई लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स, ठीक है, कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये लॉ हमें देखने को मिल सकती है, राइट। तो दिस इज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट। नाउ वी हैव स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। अगर हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करें तो ये लॉ कहती है द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेसिकली हमारे पास एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के 4th पावर के, ठीक है। और इसको हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट T की पावर 4, ठीक है। और इसको लिखने का तरीक़ाकार हमारे पास ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे सिग्मा है और ये आ जाएगी T की पावर 4। तो दिस लॉ इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। इस लॉ को हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। अब आपने इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है और आप सिंपल जब स्टेटमेंट याद रख लेंगे तो इस रिलेशन को लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। लाइक अगर आपने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की स्टेटमेंट आपने याद रख ली है तो सिंपल आप इसको लिख सकते हैं रिलेशन को, ठीक है। नाउ वी हैव रेले-जीन्स लॉ। रेले-जीन्स लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है ना। हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है ना, जो वेवलेंथ के साथ एनर्जी एसोसिएट है बेसिकली, वो एनर्जी जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ की 4 पावर से ये इन्वर्स रिलेशन में है, तो हमारे पास E इज इक्वल्स कांस्टेंट, ठीक है, ओवर लैम्डा की पावर 4। और इसको आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है बेसिकली वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, 1 ओवर लैम्डा की पावर 4, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ पावर 4, ठीक है। नाउ वी हैव प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये थ्योरी कहती है कि
According to Planck's quantum theory, the energy exchange take place in discrete bundle और quanta। सही है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है अगर हम एनर्जी एक्सचेंज देख रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज हमेशा होती है, ठीक है ना, डिस्क्रीट बंडल्स के फॉर्म में, ठीक है, डिस्क्रीट बंडल्स, और इसको नाम दिया क्वांटा का। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी म्यू एस। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी है ये बराबर है एच म्यू के, ठीक है। तो ये आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा, अभी सारे फॉर्म्स कैसे बनी है, तो बेसिकली एनर्जी जो है, ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं ई एन, जो जाएगा एन एच एफ के बराबर। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लाइट है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, और उसको हम फोटॉन्स कहते हैं, राइट। तो एन हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन है, और याद रखें ये नंबर ऑफ फोटॉन जो है एन, ये हमारे पास हमेशा डिस्क्रीट होती है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दीज आर द डिस्क्रीट, इसको हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं डिस्क्रीट, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में थोड़ा सा फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आना है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग स्लोप, और यहाँ पे हम स्टेयर्स की मदद से भी राइट आ सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो वी हैव टू ऑप्शंस। अगर हम स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इस लाइन पर हम कहीं पर भी हो सकते हैं, 1.5 पर भी हो सकते हैं, 2.5 पर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस लाइन पर हम कहीं पर भी हो सकते हैं, बट स्टेप में ऐसा नहीं होता, सीढ़ियों में ऐसा नहीं होगा, वो स्टेप है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद 4। तो बेसिकली ये जो स्टेप्स है ना, इसको हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट, ये कहलाते हैं डिस्क्रीट, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीट। और ये कहलाता है कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस में आप कहीं पर भी हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज कंटिन्यूअस, ये हमारे पास है बेसिकली कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फोटोन जो है बेसिकली वो डिस्क्रीट होता है, नंबर 1 2 3 4 5, लाइक, ठीक है। अब 1.1 1.2 1.3 सारी वैल्यूज जो है वो फोटोन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। फोटोन हमेशा एक होते हैं, 2 3 4 5 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो NHF के बराबर है, राइट। तो इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो हमें पता है कि भाई F हमारे पास बराबर होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएं जो कि हमने पहले देखा है छोटी क्लासों में, जैसे कि हमें पता है कि V बराबर होता है F लैम्डा के, सही है। अब जो फोटोन की स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम v को c के बराबर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स f इंटू लैम्डा, सही। फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करवाइए, ये बन जाएगा f सेपरेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा, ठीक है ना, इज इक्वल्स f। तो इन शॉर्ट f हमारे पास किसके बराबर आया, c बाय लैम्डा के, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी को आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम एनर्जी En इज इक्वल्स NH, F हमारे पास किसके बराबर है, C ओवर लैम्डा, दिस इज C ओवर लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, और ये हमारे पास है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये हमारे पास फर्क है, ठीक है। और n यहाँ पर क्या है, n हमारे पास है नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि n हमारे पास है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इस n को पढ़ते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट। दिस n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास है फोटोन। तो व्हाट इज फोटोन, द फोटोन इज अ पार्टिकल दैट हैज नो चार्ज एंड नो मास, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास जो फोटोन है वो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। नो चार्ज नो मास, मासलेस चार्जलेस, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना।
ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हैज़ एनर्जी ई। एनर्जी हमारे पास है एच म्यू के बराबर, तो इस म्यू को एफ भी लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मोमेंटम दिस, तो ये हमारे पास है मोमेंटम। तो फ्रीक्वेंसी आपकी मर्जी होती है, आप फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखें या फिर आप इसको म्यू से लिखें, एक ही बात है, ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग यहाँ पर फोटोन के मोमेंटम की बात करें तो ये मोमेंटम कैसे आया है, तो हमें ये पता है कि अगर हम लोग सिंपल यहाँ पर देखें तो एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है एच म्यू के या फिर एच एफ के, है ना। इट्स अप टू ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप म्यू लिखना चाहते हैं या फिर एफ लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास बेसिकली बराबर है एच म्यू के। अब हमें पता है कि ये ई क्या है, एनर्जी, जो कि बराबर किसके होती है, एम सी स्क्वायर के, राइट। ये एच म्यू अपनी जगह पर है। अच्छा, इस एम सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम सी इंटू सी, ठीक है। एम सी इंटू सी इज इक्वल्स एच म्यू। सी स्क्वायर था तो मैंने इस एक सी को बाहर लिख लिया और एक सी को मैंने अंदर छोड़ दिया, राइट। अब ये एम सी क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर हम लोग यहाँ पर मास को सेम लिखें, ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं v की जगह पर c, तो एम सी किसके बराबर है, p के बराबर है। एम सी की जगह पर आप लिखेंगे पी सी, दिस इज पी सी इज इक्वल्स एच म्यू। p चाहिए मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एच म्यू अपॉन सी, राइट। तो इसको आप लोग इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट याद रख लें इस फॉर्मूले को, आप चाहें तो इसको आप ड्राइव कर लें, ठीक है। ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इसको याद रखना चाहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जानिब। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें जो है फोटोन जो है बेसिकली वो किसी भी मेटल सरफेस पर फॉल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से लाइट है ना इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की शक्ल में हम यहाँ से इस पर फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। जब इस पर फॉल करवाएंगे लाइट को तो लिखा हुआ है व्हेन फोटॉन्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी फॉल्स ऑन अ सर्टेन मेटल्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली लाइट की वजह से एमिट हो रही हैं या आप कह सकते हैं इजेक्ट हो रही हैं मेटल के सरफेस से, इस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दे दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये फेनोमेना कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अगर ये फोटोन यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। सबसे पहले इस प्लेट की, इस मेटल प्लेट की, इसके पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इसको बोलते हैं फाई वर्क फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं फाई वर्क फंक्शन, ठीक है। अब ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी होगी ई, ठीक है, ये अपने साथ एनर्जी ई लेकर आएगा। जब ये फोटोन अपने साथ एनर्जी ई लेकर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है या आप कह रहे हैं हमारे पास जो मेटल सरफेस है इसके पास जो एनर्जी है इसको हमने कहा हुआ है फाई सिंपल वर्क फंक्शन। तो एक सिंपल सा सवाल ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से कब बाहर निकलेगा। अब इन दोनों एनर्जीज को देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास एनर्जी फाई के बराबर है तो अल्टीमेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, है ना। या आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को एफ कह दीजिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो एफ नॉट है बेसिकली इसको हम लोग पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये बराबर हो जाए हमारे पास एफ के तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है E वो हमेशा हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो फाई से, वर्क फंक्शन से। बराबर तो भी नहीं होगा, ठीक है, अगर लेस हो तो भी तो नहीं होगा, यानी कि हमारे पास ये इक्वल वाली कंडीशन भी नहीं होगी और लेस देन वाली भी नहीं होगी। तो एनर्जी हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी हमारे पास दो जगह इस्तेमाल हुई है, ये एनर्जी हमारे पास दो जगह यूज़ हो रही है। एक, ठीक है, वो एनर्जी, ठीक है ना, हमारे पास जब ये फाई है, इस एनर्जी ई को हमने यूटिलाइज किया, ठीक है, फाई के बराबर हमने एनर्जी किया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब हमारे पास दो जगह एनर्जी इस्तेमाल हुई, एक इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से बाहर निकालने के लिए और एक उसको चलाने के लिए। तो जो हमारे पास निकालने के लिए रिक्वायर्ड है वो कहलाती है फाई। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो फाई है, एक हमने यहाँ पर फाई लिख दिया, ठीक है, और एनर्जी इस्तेमाल कहाँ हुई है, इलेक्ट्रॉन को चलाने में, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट करवाएं तो ये हो जाएगा E माइनस फाई इज इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर यहाँ से हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है, ठीक है, किसके भाई, E को लिख सकते हैं HF या H म्यू के बराबर, और ये हो जाएगा हमारे पास फाई। तो बेसिकली ये हमारे पास आएगी फाइनल इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ से देखें तो पॉइंट नंबर 1 यही था कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी एमिट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन, यानी कि हमारे पास जो एफ है वो लेस देन है एफ नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा या बराबर है। द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको कह रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल चुका है इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, इससे बनने वाली करंट को बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। तो बेसिकली फोटो करंट किससे बनता है, फोटो इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट। पॉइंट नंबर 3 क्या है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ये डिपेंड करेगी इंटेंसिटी के ऊपर, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने लाइट यूज़ किया है, जो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली इंटेंसिटी के होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, सही है। पॉइंट नंबर 4 था हमारे पास कि द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ बता दिया, और एक बार यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा, ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, इसको मैक्स लिखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर है एच म्यू माइनस फाई के, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को। जस्ट आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूले में ओपन कर देना है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ मेटल, ओके, नाउ हमारे पास है यहाँ पर फोटो सेल, ठीक है। फोटो सेल हमारे पास बेसिकली क्या है, तो फोटो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल जो है बेसिकली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले प्रिंसिपल पर ही डिपेंड कर रहा होता है, ये आप कह सकते हैं बेस करता है। फोटो सेल आर यूज टू काउंट आइटम्स टू ओपन डोर ऑटोमेटिकली टू ऑपरेट बर्गलर अलार्म एटीसी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो काउंट आइटम्स होते हैं, अक्सर देखा भी होगा आपने कि जो हम लोग शॉपिंग मॉल वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, राइट, तो वो हमारे पास फोटो सेल्स की एप्लीकेशन वहाँ पर पाई जाती है। अगर हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, सही है, तो कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास क्या है, तो सिंपल अगर हम आते हैं कॉम्पटन इफेक्ट पर,
तो हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये फोटोन है, सही है, और ये फोटोन जो है बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है, या अगर इसे स्ट्राइक करते हैं तो जो स्कैटर्ड फोटोन है वो हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, राइट। अब ये हमारे पास है वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगा लैम्डा 1, ये हमारे पास कहलाएगा लैम्डा 2, ठीक है। तो वेवलेंथ बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कम हो गई है, सही है। तो शुरू में जो फोटोन है इसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा थी, ठीक है, और बाद में जो इसकी एनर्जी है, इस फोटोन की एनर्जी है वो कम हो गई ड्यू टू स्कैटरिंग, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा 2 है वो ज़्यादा हो गया, तो हम कह सकते हैं डेल्टा लैम्डा हमारे पास किसके बराबर आएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 के बराबर आएगा, ठीक है। इस डेल्टा लैम्डा को पढ़ते हैं चेंज इन वेवलेंथ या शिफ्ट इन वेवलेंथ, ठीक है। When a photon is scattered by an electron, the scattered photon has a less frequency, less than original. जो फोटोन स्कैटर्ड हो जाए, सही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का, राइट। तभी यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास लेस एज कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। कॉम्पटन्स फार्मूला फॉर इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स एच ओवर एम नॉट सी, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन सामने आती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग थीटा को देखें तो हमारे पास 3 केस यहाँ पे बन सकते हैं। केस नंबर 1 जो है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। अब केस नंबर 1 में हमारे पास अगर एंगल 0 डिग्री पुट किया जाएगा तो सिंपल यहाँ पर cos 0 हमारे पास होता है 1 के बराबर, सही है, और यहाँ पे पहले से 1 मौजूद है, तो सिंपल 1 माइनस 1 0 आएगा और 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर डेल्टा लैम्डा 0 के बराबर आएगा, सही है। डेल्टा लैम्डा 0 आने का मतलब ये है कि हमारे पास लैम्डा 1 बराबर है लैम्डा 2 के, राइट, तभी इसका चेंज 0 आ रहा है, ठीक है। तो लैम्डा 1 हमारे पास लैम्डा 2 के बराबर है। तो ये पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट नहीं हो रही है तो बताइए एंगल क्या है, जवाब है 0 डिग्री। ओके, केस नंबर 2 में आ जाइए। केस नंबर 2 में हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है कॉस 90 डिग्री क्या होगा 0, और 1 में से 0 माइनस वो अल्टीमेटली 1 बचा, और 1 से ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई, तो डेल्टा लैम्डा हमारे पास क्या बचा, एच ओवर एम नॉट सी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और अगर हम लोग केस नंबर 3 की बात करें तो केस नंबर 3 में हमारे पास, ठीक है, ये हो सकता है थीटा बराबर है 180 डिग्री के, राइट। तो फॉर्मूला यही है, cos 180 होता है -1, ठीक है, cos 180 -1 के बराबर, और ये -1 पहले से मौजूद, तो -1 और ये -1 +1, और ये 1 पहले से यहाँ पर मौजूद, तो +1 कर लें 2 हो जाएगा। तो जवाब हमारे पास क्या आएगा 2h ओवर एम नॉट सी। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे 3 केसेस हमने यहाँ पर देखे हैं, राइट। तो एक में डेल्टा लैम्डा 0 है, एक में हमारे पास डेल्टा लैम्डा बराबर है एच ओवर एम नॉट सी के, एंड तीसरे में हमारे पास है डेल्टा लैम्डा बराबर है 2h ओवर एम नॉट सी के, राइट। तो आए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर हम लोग पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो पेयर प्रोडक्शन हमारे पास बेसिकली एक फेनोमेना है जिसमें फोटोन जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। फोटोन डिसइंटीग्रेट्स आफ्टर द इंटरेक्शन विद अ न्यूक्लियस एंड
एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर इज क्रिएटेड। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फोटोन है, ठीक है, दिस इज अ फोटोन हैविंग एनर्जी E, ठीक है, हमारे पास जो इसकी एनर्जी वो E के बराबर है। अब ये फोटोन जो है बेसिकली इंटरैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है ना, वी हैव अ न्यूक्लियस ओवर हियर। और जब ऐसा हो रहा है तो ये फोटोन जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर हमें पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि ये होता है E माइनस और ये हो जाएगा E प्लस। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना तो ये कहलाता है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो एनर्जी है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख दिया मैंने पहले यहाँ पर, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ऑफ सेम मास, ठीक है, एज डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास बिल्कुल सेम है, बस चार्ज जो है इसका मुख्तलिफ है, चार्ज हमारे पास है प्लस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, राइट। तो सबसे पहले ये इसका जो मास है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, बट हमारे पास चार्ज जो है वो हमारे पास अपोजिट होता है, प्लस होता है, ठीक है। इनहिलेशन क्या है, इनहिलेशन हमारे पास बेसिकली पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये दोनों पार्टिकल मिलकर दो फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे इनहेलेट ईच अदर एंड द मास ऑफ दिस पार्टिकल अपीयर एज एनर्जी ऑफ टू फोटोन। तो इन एनर्जी इन पार्टिकल के जो मैसेज हैं वो अपीयर होते हैं दो फोटोन की शक्ल में। तो इनहेलेशन ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, पेयर प्रोडक्शन का बेसिकली हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। नाउ वी हैव डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि भाई डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या होता है। तो कहते हैं कि रिलेटेड द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स टू द पार्टिकल आई, इफ अ फोटोन a wave possesses particle nature then a particle electron must possesses wave nature। तो सिंपल डी ब्रॉय ने कहा था, ये उसकी बेसिकली हाइपोथेसिस थी कि हम किसी भी पार्टिकल के साथ वेव को एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फोटोन हमारे पास वेव है, ठीक है ना, वो पोजेस करता है, रखता है अपने पास पार्टिकल नेचर, तो देन हमारे पास जो पार्टिकल है वो भी रख सकता है हमारे पास वेव नेचर, ठीक है। तो बेसिकली जो वेवलेंथ है एसोसिएट हुई हुई है पार्टिकल के साथ उसको फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से, लैम्डा इज इक्वल्स एच ओवर एम वी, ठीक है। ये मास हमारे पास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास है वेलोसिटी। डेविजन गैर्मर एक्सपेरिमेंट ने बेसिकली इस बात को साबित किया, जो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस था, ठीक है, इसको प्रूव किया डेविजन गैर्मर एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। तो डेविजन गैर्मर एक्सपेरिमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सपोर्ट करता है डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस को वो है डेविजन गैर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर हम लोग बात करें कि भाई हमारे पास जो मॉडर्न व्यू है वो क्या है, तो मॉडर्न व्यू हमारे पास ये है कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, रेडिएशन एंड मैटर एनी may exhibit particle as well as wave like characteristics, this is known as wave particle। तो बेसिकली ये हमारे पास कहलाता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ठीक है। जिसमें हम ये कह रहे हैं सिंपल, हमारे पास जो लाइट है उसकी दोनों नेचर है, वेव भी और पार्टिकल भी। रेडिएशन एंड मैटर में एग्जिबिट पार्टिकल, ठीक है, रेडिएशन यानी कि वेव और जो मैटर यानी कि हमारे पास पार्टिकल, ठीक है ना, एज वेल एज लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली, द एनर्जी एंड टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। तो हमारे पास एक हमारे पास है पोजीशन मोमेंटम का, सही है, और एक हमारे पास है एनर्जी टाइम का। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है बेसिकली ये, और इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ठीक है ना, ये अप्रॉक्सीमेट होता है हमारे पास एच ओवर 2 पाई के, ठीक है। तो पोजीशन और मोमेंटम को साथ साइमल्टेनियसली आप मेजर नहीं कर सकते विद एक्यूरेट, सही है ना, विद एक्यूरेसी, तो हमेशा उसमें अनसर्टेनिटी होगी।
इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी हमारे पास तकरीबन, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास ये बराबर है, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स एच ओवर 2 पाई। तो बेसिकली ये हमारे पास राइट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम एनर्जी टाइम को देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी डेल्टा ई, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एच ओवर 2 पाई। अच्छा, और एक बात यहाँ पे ये भी है कि अगर हम यहाँ पर एच कट देखें तो ये हमारे पास है एच ओवर 2 पाई के बराबर, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर एच ओवर 2 पाई को एच कट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन देखें तो वो भी ठीक होगा। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई डेल्टा 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 ई ग्रेटर देन और इक्वल्स एच ओवर 2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास दोनों, इनका मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो, हमारे पास वेरिएशन है वो इतनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली लेक्चर था। इंशाल्लाह हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे, इसके रेलेवेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के वाले से और अच्छी हो जाए तो हमारे पास आपके लिए है 6000+ क्वेश्चंस का एमसीक्यूज़ बैंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।